Hello and welcome to Vijay Sir classes. I am Ranjita, your social science helper, your coach. एंड लास्ट क्लास में हम क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में हम नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर नंबर 3 टूवर्ड सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की ओर इस टॉपिक पर हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस का पूरा मीनिंग क्या था, किस तरह से ये आगे बढ़ा। आज हम इसके अंदर एक और टॉपिक की स्टडी करेंगे, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, यानी लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखें तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत से हमारे लीडर और ख़ासकर जिसमें महात्मा गांधी थे, इन्होंने क्या है स्वराज का नारा दिया था, ठीक है ना, कि हमको स्वराज हासिल करना है। लेकिन ये स्वराज क्या है ये सबके दिमाग में क्लियर नहीं था, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि किस तरह से आदिवासियों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग था, किसानों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग था। ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें थोड़ा सा हम और देखेंगे कि जो यूनियन लीडर्स जो हमारे थे उनके दिमाग में स्वराज का जो पिक्चर था, जो इमेज था, उसको बाकी सारे लोगों ने कैसे लिया। खासकर जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस की बात करते हैं तो ये इमेज की बात तो खैर है ही, लेकिन इस मूवमेंट को लोगों ने कैसे लिया, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये चीज़ हम देखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हमको हमेशा एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा हटके हमको जानकारी हासिल करने के लिए भी ये चीज़ें देखनी पढ़नी सुननी चाहिए, ठीक है ना, कि उस समय क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। चलिए आते हैं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अगर हम देखें कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका इस आंदोलन या ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था उसके प्रति, उसके टूवर्ड्स वो लोग क्या सोचते थे, तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम किसानों की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो पाटीदार लोग हैं, है ना, आज भी यहाँ पर पाटीदार लोग रहते हैं, ठीक है ना, गुजरात में जो पाटीदार लोग हैं और उत्तर प्रदेश में जो जाट किसान हैं, उन्होंने इस मूवमेंट में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसमें ये वो लोग थे, मतलब कि ये जो पाटीदार और जाट, ये वो लोग थे जो कि क्या कहते हैं ना, समृद्ध किसान कहते हैं ना, पैसे वाले किसान, ये एक्चुअली वो किसान लोग थे। और इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इनके सामने समस्या एक्चुअली क्या थी, वही जो किसानों की समस्या आमतौर पर होती है, रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, हम लगान कहेंगे, है ना। तो ये लगान जो है वो बहुत भारी इनको पड़ रहा था। समृद्ध किसान होते हुए भी इनको लगान देने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर जो छोटे किसान हैं उसकी तो हम बात सोच ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो किसान वर्ग जो था, ये इन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया, ठीक है। अगर हम बिजनेस क्लास की हम बात करें तो बिजनेस क्लास को हिंदी में कहते हैं व्यवसायी वर्ग, ठीक है। तो ये बिजनेस क्लास की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, WW मतलब वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था। फ़ायदा किस तरह से पहुंचा होगा आप लोग समझ सकते हो। जो वर्ल्ड वॉर होता है तो खाने पीने की चीज़ें, मतलब पूरे कोई भी देश काफ़ी बिखर सा जाता है, ठीक है ना। चीज़ों की आवाजाही, इसमें थोड़ा बहुत रोक टोक ये होता ही है, जिसके कारण जो एसेंशियल चीज़ों के रेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा बिजनेस क्लास ने उठाया था। और अब ये लोग क्या चाहते थे, जो इंपोर्ट होता है ना, जो इंपोर्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आयात, कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। आयात मतलब हमारे इंडिया में चीज़ें मंगाना, ठीक है ना, विदेशों से। तो ये लोग क्या चाहते थे, वांटेड सिक्योरिटी फ्रॉम इंपोर्ट, ठीक है ना। ये लोग ऐसा क्यों चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि जब बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होके आएंगी तो डेफिनेटली
कंपटीशन उनके सामने होगा। लेकिन जब ये चीज़ें, जब ये इंपोर्ट जो है उसको कम कर दिया जाएगा या उनको एक ख़ास किस्म की सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो इस क्लास को क्या होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो क्लास था बिजनेस क्लास, ये क्या चाहता था, ये इंपोर्ट से सिक्योरिटी चाहता था। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चला था, इसमें ये जो वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग जिसको हम कहेंगे बिजनेस क्लास, इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियाँ थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक्चुअली क्या थी, ये लोग क्या है, जो इम्पोर्ट यहाँ पर जो होता था वो क्या होता था, एक्चुअली पूरा विदेशी सामानों का होता था, जिससे इनका खासा नुकसान होता था। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें थी ना। तो ये बहिष्कार करने, जब ये बहिष्कार होता, लोगों ने जब बहिष्कार करना जब शुरू कर दिया, तो इनसे क्या है, इनको काफ़ी फ़ायदा होता। और आगे चल के वैसे भी इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से इनको छुटकारा चाहिए था, है ना। तो इसीलिए क्या है, इन लोगों ने इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। इसके बाद इन लोगों ने 1920 में एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस नाम का एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, ठीक है ना। और 1927 में, इसको याद रखोगे आप लोग, ठीक है, ये जो सन सहित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका शॉर्ट नेम है फिक्की, ठीक है, FICCI। तो ये जो, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है और ये किस सन में फॉर्म किया गया था, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, ओके। तो ये क्या है, इन लोगों ने जो उस समय का जो व्यवसायी वर्ग या बिजनेस क्लास है, उन लोगों ने क्या किया था, इसको फॉर्म किया था, ताकि ये लोग अपने आप को इस पूरे सिचुएशन से बचा सकें, अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ये लोग काम कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या हुआ, जो इनका एक यूनियन एक बन गया था, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल ग्रुप के बड़े जाने माने लोग थे और ये उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ग्रुप को लीड करते थे, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में जो कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, जो ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से पूरे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा हुआ था, उस पर इन्होंने क्या किया, उस पर इन्होंने इनकी आलोचना की, अटैक किया। इसका मतलब ये नहीं कि जाके अटैक ही कर दिया, है ना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन्होंने क्या की, इनकी आलोचना करनी शुरू की, जिससे एक मैसेज गया कि किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उससे इंडिया को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे दे सपोर्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, ठीक है। बिजनेस क्लास, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा, है ना, तो वो उस मूवमेंट को इन लोगों ने सपोर्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर ये मैं ये भी बता दूं कि जैसे मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि इससे इनको फ़ायदा होता था, इसीलिए इन लोगों ने सपोर्ट किया। इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग बहुत सेल्फिश थे, ठीक है ना। देखिए, अपना काम तो करना ही पड़ता है और अपने फ़ायदे की बात तो सोचनी ही पड़ती है। हम यहाँ केवल ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने उनको सपोर्ट किया, ये पूरे देश की भी बात थी और ये इनके अपनी बात तो थी ही। अगर हम इंडस्ट्रियल लेबर की बात करें, इंडस्ट्रियल लेबर को हम कहेंगे औद्योगिक मजदूर, है ना। अगर हम औद्योगिक मजदूरों की बात करें तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे देश भर में हुआ हो, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने सुनने में नहीं आता है। एक जो बड़ा मूवमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ नागपुर में हुआ था। इसका रीज़न ये था कि देखिए, जो लेबर क्लास जो है ना, ये हमने एक इंडस्ट्रियल क्लास की बात की, एक हमने किसकी बात की, इंडस्ट्रियल, और एक हम बात कर रहे हैं लेबर। तो ये लेबर क्लास जो था वो क्या था, काफ़ी मतलब कि पुअर कैटेगरी में आता था, है ना। और उस समय इस पूरे मूवमेंट की जो लीडरशिप किसके हाथ में था, वो कांग्रेस के हाथ में था। कांग्रेस में ऐसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, ये उनके मेंबर, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसमें शामिल थे, प्लस
ये मूवमेंट को चलाने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे की पूर्ति भी किससे होती थी? इस इंडस्ट्रियल ग्रुप से ही होती थी। से ही होती थी ऐसा नहीं कहना चाहिए, से भी होती थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है इनके बीच में जो रिलेशनशिप जिस तरह से बढ़ता जा रहा था उसको देखते हुए लेबर क्लास जो है ये कांग्रेस से थोड़ा सा दूर हटता चला गया, ठीक है ना। समझ सकते हैं आप लोग क्या सिचुएशन रही होगी। तो बहुत ज़्यादा जो आंदोलन इस समय हुए उसमें इस लेबर क्लास ने कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है ना। अब हम बात करें, अगर महिलाओं की बात करें, वुमेन की बात करें, इनके बिना तो कोई टॉपिक हम ख़त्म कर नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक महिलाओं के सहभागिता, महिलाओं की भागीदारी की बात है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, ठीक है ना। घर से बाहर निकली, जगह जगह पे जो विदेशी वस्त्रों की जो होलियां जलाई जाती थी या पिकेटिंग का जितना काम था ये करती थी, इंफॉर्मेशन देने का काम करती थी, और इस तरह की बहुत सारी जो काम हैं ये महिलाओं के कंधे पर रहे। फ्रंट फुट में वो पहली बार सामने आई और पहली बार इनको ये महसूस हुआ कि घर के कामों को छोड़ के बाहर में और भी बहुत सारे काम हैं, देश के काम हैं जिसमें ये सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। खुद गांधी जी ने इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया कि महिलाओं को सामने आना चाहिए और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति बहुत एकदम मॉडर्न ज़माने की हो गई थी, ठीक है ना। हमको ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुद गांधी जी का ये ऐसा मानना था कि महिलाओं का जो काम है वो घर की चार दीवारी के भीतर जो है वो काम वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं, है ना। इसमें अलग अलग सबकी राय हो सकती है, हम उसमें जाएंगे नहीं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि वुमेन जो है उनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट के अंदर में था और इसके बाद भी महिलाओं ने अपना संघर्ष जारी रखा अपने हक के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे का डेवलपमेंट देखेंगे। इस सेगमेंट पे हम देखने जा रहे हैं कि क्या इस सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिट्स, कुछ सीमाएं थी। यस, कुछ सीमाएं, कुछ लिमिट्स थी। जैसे कि हर पर्सन में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, तो कोई भी जैसे आंदोलन था वो हमेशा सक्सेसफुल होगा या उसमें हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी क्या लिमिट्स थी वो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे अनटचेबल ग्रुप्स के बारे में कि वो किस तरह से उनका सोचना था, क्या कुछ हुआ। अनटचेबल मीन्स जिसको हम अछूत लोग कहते हैं ना, अभी नहीं कहते उसको, लेकिन पुराने समय में कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी थी कि वो लोग एक खास तरह के खास वर्ग के लोगों को अनटचेबल या अछूत मानते थे, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 17 इसको अभी रिमूव कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो अनटचेबल ग्रुप्स जो थे ये इनको इस आंदोलन वगैरह से कुछ भी सरोकार नहीं था, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे, और जो कुछ अवेयर थे भी, देखिए अछूतों के बारे में या क्यों ये लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, अगर इस बारे में बहुत ज़्यादा अगर जानना चाहें तो हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी है क्या, आर्टिकल 15 आप लोगों ने देखी है? अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा ना। खैर हम उस पे नहीं जाते, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। जो अनटचेबल ग्रुप्स जो हैं इनका ऐसा मानना था कि चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे अपनी ही गवर्नमेंट हो, जो कुछ भी हो जाए, इनकी स्थिति तो ऐसी की ऐसी ही रहनी है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, पूरी तरह से इस आंदोलन से इनको कोई भी सरोकार नहीं था। लेकिन इस मामले में गांधी जी का ये कहना था कि जब तक इस वर्ग को
ये जो वर्ग है जिसको हम अछूत वर्ग इसमें कह रहे हैं, इस वर्ग को जब तक इस मूवमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये जो स्वराज की जो बात है वो 100 साल में स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता। ये गांधी जी के थॉट्स थे, ये गांधी जी के विचार थे और इनका ये मानना था कि इन लोगों को जो मेन स्ट्रीम होता है, जो मुख्य धारा जिसको हम कहते हैं, उसमें जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने क्या है, ये शब्द एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन्होंने इसको इन लोगों को हरिजन्स नाम दिया। हरि जो जिसको कहते हैं ना भगवान के लोग, हरिजन, ठीक है ना, ये नाम उन्होंने दिया। और ये इनमें एक्चुअली कौन लोग होते थे? जो कचरा साफ करने वाले, जो स्केवेंजी, मैनुअल स्केवेंजी वगैरह जो है, ये इस तरह के लोग इसमें साफ सफाई वाले कर्मचारी होते थे, जिसके कारण इनको छूना जो है, यहाँ तक कि इनको देखना भी कई जगहों पर वो अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। तो इनके काम को, गांधी जी का ये कहना था भी कि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए जब इन्होंने साबरमती आश्रम में जब ये गए वहाँ पे, तो इन्होंने हाथ से शौचालय साफ करना सबके लिए अनिवार्य बना दिया, ठीक है ना। तो ये हुआ। धीरे धीरे जब इनमें अवेयरनेस आई, हरिजन्स में जब धीरे धीरे अवेयरनेस आई, तो इन लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने स्टार्ट किए। सबसे अधिक और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी खासकर नागपुर में बनाया गया, ठीक है ना। और ये चीज़ तो आप लोग एकदम याद रखोगे। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, ठीक है ना। ये मतलब कि एक दलित नेता के नाम से काफ़ी अधिक फेमस हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना। तो ये सन और ये इन्होंने जो एसोसिएशन बनाया ना, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। ये जो डॉक्टर अंबेडकर थे, आप लोगों को ध्यान में है जब हम लोग ये नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग राउंड टेबल के बारे में चर्चा कर रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हिंदी में कहते हैं गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन आप लोग अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को ध्यान में हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन के कहने पर, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के अंडर में, इरविन के ये पूरे समझौते में था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया था इस सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुआ था, इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के जो उनके पूरे विचार थे हरिजन्स को लेकर, और ये पूरे सारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हरिजन्स को लेकर जो भी विचार थे उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, ठीक है ना। और इसके कारण क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला सेकेंड राउंड टेबल का। गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी के वापस आने के बाद भी जब आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन या ये सब की बात जब होने लगी काफ़ी समय के बाद, तो ये हुआ कि काफ़ी समय के बाद तो नहीं, आने के बाद भी इन दोनों में बहस या चर्चा नहीं रही, बहस या इस तरह की चीज़ें शामिल रहीं। डॉक्टर अंबेडकर जो कि इस भावना को, एक्चुअली ये शब्द मैं बोलना भी नहीं चाहती, है ना, तो ये जो भावना है इसको डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी झेल चुके थे, और वो इस सोसाइटी के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए काफ़ी कुछ करना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की और रिजर्वेशन की मांग की, क्योंकि इनका ये सोचना था कि बिना इसके ये जो लोग हैं उनको जो मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता।
लेकिन गांधी जी का ये सोचना था कि ऐसा करने से, मतलब उनको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देने से या रिजर्वेशन वगैरह दे देने से इनको मुख्य धारा में लाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात को लेकर जो गांधी जी है वो अनशन पर बैठ गए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तब फाइनली डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से एक समझौता कर लिया जिसको 1932 पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी इसमें काम आएगा। और ये तो 1932 पूना पैक्ट जो है वो आपको याद रखना ही है। इस बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप लोग इसमें और स्टडी कर सकते हो, अच्छी बात होगी ये, ठीक है। तो फाइनली क्या है, ये मामला हो गया ख़त्म। ये जो हरिजन वाला जो मामला है ना, ये यहीं पे आके ये इसको हम क्लोज मानेंगे यहीं पे आके। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, एक और दूसरे लोग और कौन थे, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम जो लोग थे वो भी यहाँ पर रहते थे और इनके भी अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे। लेकिन इन लोगों ने जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों ने इस सिविल डिसओबीडियंस में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है ना। इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि 1920 में एक खिलाफत वाला आप लोगों को याद है कि नहीं, एक खिलाफत मूवमेंट जिसमें कांग्रेस के जो लीडर्स हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1920 की हम बात कर रहे थे। इसके लिए आप लोगों को पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट जो 1920 में शुरू हुआ तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, ये पूरे देश में जो लीडरशिप चल रहा था, जो भी मूवमेंट चल रहा था, इसमें जो पार्टी सबसे बढ़ चढ़कर थी वो कौन थी? वो कांग्रेस थी, ठीक है। एक्चुअली कांग्रेस ही थी जो पूरा लीडरशिप कर रही थी। और ये जो कांग्रेस है, इसके लीडरशिप में क्या था, बहुत सारे जो नेता थे वो क्या है, मेजॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते थे, ठीक है ना। जिसके कारण ऑब्वियसली इसको मतलब अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण जो भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ फील होना, बैड फील होना वो लाजमी था, वो होता ही, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी जिसके कारण इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस में पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के नहीं किया। इसका एक और कारण था कि 1920 में हिंदू महासभा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई थी, जो कि एक रहता ना हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए या हिंदू धर्म से संबंधित थी ये पूरी तरह से, ये महासभा है ना। तो ये ऑब्वियसली जब ये इस तरह की बातें हिंदू इस तरह की बातें जब करती थी, तो जो माइनॉरिटी, ये मुस्लिम जो उस समय माइनॉरिटी में थे, अभी भी हैं, तो उनके दिमाग में ये बात आना बहुत ही सामान्य सी बात थी कि आगे चल के अगर भारत को स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो इसमें मुस्लिमों की हालत या उनका कल्चर या उनका लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशन, वो क्या सारे के सारे नष्ट कर दिए जाएंगे। कुछ इस तरह का जो फियर था वो था ही। और फिर ये हुआ कि देखते देखते ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुस्लिम और हिंदू या इस तरह के जो दंगे फसाद जो हम सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें होने लगी, बयानबाजी होने लगी, जिससे माहौल काफ़ी बिगड़ने लगा। आखिरकार ये हुआ कि 1927 में किसी तरह से ये कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग उस समय ये मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी थी वो, जिसमें मुस्लिम नेता ही थे, इनके बीच में एक किस्म के पैचअप होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई कि अब हिंदू और मुसलमान और यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों को मिल के काम करना है। इस तरह की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन फाइनली वो संभावना जो है वो फेल हो गई, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के काफ़ी बड़े नेता थे, तो उन्होंने आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी और सच्ची बात कही थी कि उनको एक ऐसा देश चाहिए होगा, मतलब मैं कोट नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी फील या इनका जो इन्होंने जो उस समय कहा, मैं उसके फीलिंग को बता रही हूँ कि कोई ऐसा देश जिसमें
उनको एक ऐसा देश चाहिए जिसमें उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनके ट्रेडिशन और उनको उनके धर्म को प्रमोट करने, ये सब जो है वो उस देश में होना चाहिए। अपने फियर को इन्होंने बताया और उसमें कोई बुरी बात ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक स्वाभाविक सी चीज़ थी जो किसी भी माइनॉरिटी के मन में आ सकती थी। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय ये बात कही और उसके बाद क्या है, पैचअप की जितनी भी संभावना कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हो सकती थी 1928 में, वो पूरी की पूरी धराशायी तब हो गई जब इसी सन में ऑल पार्टी मीटिंग, उस समय जो और भी जितनी भी पार्टीज हुई थी उसमें ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें M.R. जयकर नाम के एक नेता हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि ये पूरा जो पैचअप जो होना था वो पूरी तरह से क्या है, खतरे में आ गया। और 1928 के बाद फिर कभी भी ये रिश्ते जो हैं दो धर्मों के बीच में जो ये रिश्ते हैं सामान्य नहीं हो सके। ठीक है ना, तो आगे का जो इसका डेवलपमेंट ये रहा 1928 के बाद में मुझे बता देना ज़रूरी है कि 1942 का फिर भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसमें एक लंबा प्रोसेस चला। उसके बाद फिर 1947 में फाइनली भारत देश को आज़ादी मिली। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने करके समझाया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।